Good morning, children. Today we are with a new topic, or you can say it is a new concept in this chapter, the age of revolution between 1830 to 1848. So, I am marking this time period because during this time period in Europe, कई सारे रिवोल्ट हुए, कई सारे रिवॉल्यूशन हुए, नॉट ओनली इन फ्रांस बल्कि फ्रांस के अलावा कई सारी ऐसी कंट्री थी जहां पर कि ये रिवॉल्यूशन हुआ, राइट। सो हम पढ़ेंगे अलग अलग रिवॉल्यूशन के बारे में। लेकिन ये जो चैप्टर है आपको सिर्फ फ्रांस के बारे में नहीं बता रहा है। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज नेशनलिज्म इन यूरोप। सो आप इस पूरे चैप्टर में अलग अलग कंट्री के बारे में जानोगे, राइट। अभी से हम देखेंगे अलग अलग कंट्री में किस तरह रिवोल्ट हुआ, सो इंक्लूडिंग फ्रांस, राइट। सो मैंने बताया था कि नेपोलियन बोनापार्ट जिसका इन्फ्लुएंस पूरे यूरोप पे था, जब वो 1815 में मर गया तो जो नेक्स्ट रीजन रेन आया वो किसका था? कंजर्वेटिव्स का था, दोज पीपल हु वर मोनार्क पीपल। तो फ्रॉम 1815 व्हाट हैपेंड टू व्हाट वाज हैपनिंग इन द सोसाइटी इन यूरोप, क्या स्टार्ट हो गया? देखो, ये जो मोनार्क पीपल हैं, राइट, और जो रिवॉल्यूशनरी थे, जो रिवॉल्यूशन कर रहे थे, राइट, इन दोनों के बीच एक तरह से फाइट हो गई। कैसा फाइट हो गया? मैंने बताया कि जैसे 1815 में मोनार्की पीपल आए, वैसे ही ये रिवॉल्यूशनरी कहाँ चले गए? अंडरग्राउंड चले गए, ठीक है। दे स्टार्टेड फॉर्मिंग सीक्रेट सोसाइटीज, राइट। इन्होंने क्या करना शुरू किया? आइडिया को स्प्रेड करना शुरू किया, लोगों को यूनाइट करना शुरू किया, ठीक है, सभी लोगों को यूनाइट करना शुरू किया, ठीक है। जो आइडियाज थे, जो रिवॉल्यूशनरी आइडियाज थे, उसको स्प्रेड करना शुरू किया, ठीक है। सो ये सारी चीजें कौन कर रहे थे? रिवॉल्यूशनरीज कर रहे थे। जो चीज की पसंद नहीं था किसको? मोनार्क को पसंद नहीं था, राइट। मोनार्क क्या कर रहे थे? दे वर ट्राइंग टू स्टॉप दिस पीपल। कैसे स्टॉप करना चाह रहे थे? वो अपने आर्मी को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, राइट। ये सेंसरशिप लगा रहे थे कि कोई भी जो है मोनार्की को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है, राइट। इसके अलावा मोनार्की पीपल कई सारे लोगों को पनिशमेंट भी देते थे। तो यू कैन से कि ड्यूरिंग दिस कंजर्वेटिव regimes, both the people, that is monarchy as well as the revolutionaries, they are trying to best their best for their own, for forming their own ideas in the society. monarchy किंगशिप स्टैब्लिश करना चाह रहा था, रिवॉल्यूशनरी क्या करना चाह रहे थे? डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना चाह रहे थे, राइट। तो हम देखेंगे, पहले हम थोड़ा सा फ्रांस के बारे में देखेंगे, उसके बाद फिर हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट कंट्री ग्रीस, राइट। सो एक बार हम फ्रांस के बारे में देखते हैं थोड़ा। अब 1815 में जैसे ही नेपोलियन बोनापार्ट मरा तो फ्रांस में क्या हुआ वो देखते हैं, ठीक है। सो फ्रांस में कौन आ गया? लुइस। कल मैंने बताया था आपको, फ्रांस में कौन आ गया? लुइस। 17 बताया था, इट वाज 18, राइट। लुइस 18 कहां पर रिस्टोर किया गया? फ्रांस में रिस्टोर किया गया, राइट। सो ये लुइस 18 जो है ये फ्रांस को रूल कर रहा था, इसने सेंसरशिप लगाया। जो नेक्स्ट रूलर आया वो 1824 में फ्रांस में आया, जिसका नाम था चार्ल्स टेन। वैसे ये सारे नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जस्ट आई एम गिविंग यू सर्टेन कॉन्सेप्ट, ठीक है। लुइस 18 के बाद जो नेक्स्ट रूलर आया वो 1824 में चार्ल्स टेन आया था, राइट। सो जैसे ये चार्ल्स टेन आया और लुइस 18 के रिजीम में कई सारे रिवॉल्यूशनरी को सप्रेस किया गया, लोगों को यू कैन से डिस्क्रिमिनेट किया गया, कई सारे लोगों के ऊपर पनिशमेंट दिया गया, राइट। सो इन सारी चीजों की वजह से जो पहली बार रिवॉल्यूशन हुआ आफ्टर 1815 फ्रांस में, वो था जुलाई रिवॉल्यूशन, दैट इज इन जुलाई 1830। सो फ्रांस में आफ्टर 1815 जो एक बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ वो कब हुआ? 1830 जुलाई मंथ में, राइट। सो जब ये रिवॉल्यूशन हुआ तो इसमें जो बर्बन किंग था चार्ल्स टेन, ठीक है, बर्बन डायनेस्टी का जो किंग चार्ल्स टेन था, इसको गद्दी पर से उतार दिया गया, राइट। और जो लिबरल रिवॉल्यूशनरीज के लीडर थे जिसका नाम था लुइस फिलिप, इसका नाम क्या था? लुइस फिलिप्स,
राइट। इसको 1813 में जुलाई रिवॉल्यूशन के बाद जो फ्रांस की गद्दी पर बिठा दिया गया। नाउ द फ्रांस बिकेम द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की? ये लुइस फिलिप फ्रांस का किंग तो बन गया, लेकिन साथ ही साथ क्या हुआ, फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया गया। ठीक है, कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन को लुइस फिलिप भी फॉलो करेगा। दैट मीन्स किंग भी क्या करेगा, वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फॉलो करेगा। तो आपको याद होगा कि जो एक पर्सन था ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक, इसने एक बार कहा था कि जब भी whenever France sneezes the rest of the Europe catches cold। उसका कहने का क्या मतलब था कि जब भी फ्रांस छींकता है तो बाकी के यूरोपियन कंट्रीज को भी सर्दी पकड़ लेता है, राइट। सो व्हाई ही रिमार्क्ड लाइक दिस? ऐसा उसने क्यों कहा? उसने ऐसा इसलिए कहा कि उसका मानना था कि अगर फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ है, इसका मतलब है कि यूरोप की दूसरी कंट्री में भी रिवॉल्यूशन होगा, क्योंकि यूरोप की दूसरी कंट्री फ्रांस के लोगों से काफी ज्यादा इंस्पायर है, वहां के रिवॉल्यूशन से काफी ज्यादा इंस्पायर होती है, राइट। तो ड्यूक मेटरनिक का ये कहना बिल्कुल सही निकला, राइट। जब जुलाई 1830 में रिवॉल्यूशन हुआ फ्रांस में, तो उसी समय जुलाई रिवॉल्यूशन के बाद बगल की कंट्री ब्रुसेल्स, ठीक है, यहां पर भी रिवॉल्यूशन हुआ। ठीक है, किंगडम ऑफ नीदरलैंड के बारे में मैंने बताया था कि किंगडम ऑफ नीदरलैंड को सेटअप किया गया था फ्रांस के पास में, बेल्जियम को मिला के, राइट और नॉट। ठीक है, सो बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स। सो ब्रुसेल्स में एक रिवॉल्यूशन हुआ, और इस रिवॉल्यूशन में क्या हुआ, ये बेल्जियम जो कंट्री थी उसको सेपरेट किया गया फ्रॉम द किंगडम ऑफ नीदरलैंड। ठीक है, तो किंगडम ऑफ नीदरलैंड में जब रिवॉल्यूशन हुआ तो बेल्जियम इस किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग एक कंट्री बन गई, राइट। सो come to the next one, it is ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब देखो हम दूसरा देखेंगे, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 1830 में फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ, और इसी समय जो एक कंट्री ग्रीस है, ठीक है, कहां पर है मैं आपको दिखाऊंगा, वहां पर भी रिवॉल्यूशन हुआ। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ ग्रीस कहां पर है, ठीक है, तो ध्यान से देखो। दिस इज ऑटमन एम्पायर, लुक एट हियर। ये वाला जो पूरा रेड वाला एरिया आप देख रहे हो, ये पूरा क्या है, ऑटमन एम्पायर है, राइट। एंड दिस ऑटमन एम्पायर बिलोंग्स फ्रॉम मुस्लिम रूलर्स। इसको कौन रूल कर रहे थे, मुस्लिम रूलर्स रूल कर रहे थे, राइट। और इसी ऑटमन एम्पायर का एक पार्ट है ये वाला, जो कि है प्रेजेंट डे ग्रीस। आज का जो ग्रीस कंट्री है ये है, राइट। सो ये ग्रीस कंट्री जो है, इट वाज द पार्ट ऑफ ऑटमन एम्पायर, राइट। अब देखते हैं यहां पर क्या हुआ। So we are going to study about the Greek War of Independence. We are not study it in very detailed manner, ठीक है, जितना आप दिया हुआ है मैं उतना ही पढ़ाऊंगा आपको क्लास में, right? So as I told you that Greece was the part of Ottoman Empire since 15th century, ठीक है, 15वीं शताब्दी से ये ग्रीस जो है ऑटमन एम्पायर का एक पार्ट था। यहाँ पर लोगों ने, जो ग्रीक के पीपल थे, उन्होंने ऑटमन एम्पायर के खिलाफ स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस 1821 से ही स्टार्ट कर दिया था। 1821 से वो लोग जो है, जो ऑटमन एम्पायर के रूलर थे, उनके खिलाफ रिवॉल्यूशन करना शुरू कर दिए थे। उसमें से एक जो रिवॉल्यूशनरी था जिसका नाम था पोएट लॉर्ड बैरन, राइट। सो यहाँ पर देखो ये पोएट लॉर्ड बैरन है, राइट। इन्होंने फंड को ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, रिवॉल्यूशन के लिए पैसे की जरूरत होती है रिवॉल्यूशन के लिए, राइट और नॉट। सो लॉर्ड बैरन ने क्या किया, ये पैसे ऑर्गेनाइज किया। ये पैसे कहां से ऑर्गेनाइज किया, लॉर्ड बैरन ने कई जगह पर जाकर चंदे इकट्ठे किए अपनी कंट्री में, एज वेल एज ही आस्क्ड मनी फ्रॉम द अदर पीपल हु आर लिविंग आउटसाइड ग्रीक कंट्री, राइट। सो जो लोग फॉरेनर थे, जो ग्रीक के निवासी ही थे, सिटीजन थे, लेकिन वो काम करने के लिए दूसरे देश में गए थे, उनसे भी पैसे इसने इकट्ठे किए, राइट। बाद में ये जो है लड़ाई लड़ने के लिए आर्मी में थे, लड़ाई लड़ने के लिए गए, जहां पर कि वो 1824 में मर गए बिकॉज ऑफ फीवर,
ठीक है, बुखार की वजह से 1824 में ये मर गए, राइट। सो इसके मरने के बाद भी ग्रीस का जो रिवॉल्यूशन था वो चालू रहा, राइट। कई सारे लोग रिवोल्ट करते रहे। जो ग्रीस के पीपल थे दे ऑल्सो गॉट सपोर्ट फ्रॉम द ग्रीक्स लिविंग एक्साइल, जो दूसरे कंट्री में रहते थे उनसे भी सपोर्ट मिला। साथ ही साथ वैसे लोगों से भी सपोर्ट मिला जो कि वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी, जैसे ब्रिटेन हो गया, राइट। फ्रांस के लोगों ने इनको सपोर्ट किया। कैसे सपोर्ट किया? इनके प्रति इनका सिंपैथी था, राइट। ये बोलते थे कि ये जो ग्रीक पीपल जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों बोल रहे थे वो? क्योंकि इन सभी चीज को पता था अबाउट द एंशिएंट ग्रीक कल्चर। सो आपको भी पता होना चाहिए कि जो ग्रीक एक कंट्री है, जो ग्रीस कंट्री है, यहाँ पर काफी पुराने समय से एक बहुत ही रिच कल्चर मौजूद था, राइट। वहाँ का जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ, आप देखो आज भी अगर आप साइंस पढ़ते हो, राइट, तो कई सारे ऐसे जगह पर आप वर्ड पढ़ोगे कि दिस वर्ड बिलोंग्स फ्रॉम द ग्रीक ओरिजिन। सो ये जो ग्रीस था कंट्री, यहाँ पर कई सारे लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ। जो अर्ली लैंग्वेज थे यहीं पर डेवलप हुए थे, ठीक है। आर्ट फॉर्म, ठीक है, कई सारे पेंटिंग्स यहीं पर डेवलप हुए थे, राइट और नॉट। तो ये काफी ज्यादा रिच कल्चर था। दैट्स व्हाई पीपल वर सपोर्टिंग दैट कि ग्रीक जो है एक कंट्री है, उसको किसी भी एम्पायर के अंडर नहीं आना चाहिए, इसको एक इंडिपेंडेंट कंट्री होना चाहिए, राइट। पोएट्स एंड आर्टिस्ट्स लॉर्डेड ग्रीस एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। कई सारे पोएट्स और आर्टिस्ट ने क्या कहा कि ये जो ग्रीस है ये क्रेडल है। क्रेडल मतलब ओरिजिन ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, ठीक है। यहीं से यूरोपियन सिविलाइजेशन का जन्म हुआ है, ठीक है। यूरोपियन लोग जिस तरह से आज रह रहे हैं, इनका जो जन्म हुआ है ये यहाँ से ही हुआ है, ठीक है। सो फाइनली व्हाट हैपेंड, द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832, ठीक है। एक ट्रीटी साइन हुआ जिस ट्रीटी में ये कहा गया कि ग्रीस जो है अब एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। कौन सा ईयर था? 1832। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ये एक जगह है ऑटोमन एम्पायर में, ठीक है। सो मैं दिखाता हूँ ये जगह किधर है। ओके, so this place is somewhere in this picture. तो ये देखो, दिस इज ऑटोमन एम्पायर, यू कैन लुक एट हियर, दिस इज कॉन्स्टेंटिनोपल, राइट। यहाँ पर ये वाला पार्ट क्या है? कॉन्स्टेंटिनोपल है। और यहीं पर ट्रीटी साइन हुआ था 1832 में। और ये जो पार्ट है ग्रीस वाला, ये वाला पार्ट, इसको एक इंडिपेंडेंट नेशन घोषित किया गया था, राइट और नॉट, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल हम पढ़ेंगे द आइडिया ऑफ रोमांटिसिज्म, ठीक है। ये क्या होता है हम कल डिस्कस करते हैं। आज के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।